हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री सेकंड यूनिट फर्स्ट में अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रहा है। उसमें आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रा ऑफ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, जिन्हें इनोन्स भी कहा जाता है। अब इनोन्स यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बोनिल समूह के साथ साथ कार्बन कार्बन द्विबंध की उपस्थिति होती है और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में उपस्थित होते हैं, इन्हें इनोन्स कहा जाता है। यानी कार्बोनिल समूह और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड समूह एक सिंगल बॉन्ड से आइसोलेटेड होते हैं, बंधे होते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड और उसके बाद में एक कार्बोनिल समूह। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कार्बन कार्बन द्विबंध और कार्बोनिल समूह एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये जो कहलाता है इनोन्स। तो आज हम पढ़ेंगे इसी का अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। तो इनोन्स में दो प्रकार के एब्जॉर्प्शन बैंड पाया जाता है। पहला है के बैंड और दूसरा है आर बैंड। अब जो ये के बैंड है ये 215 to 250 नैनोमीटर रेंज में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण तीव्र अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। यानी जो एप्सिलॉन मैक्सिमम की जो मान रहता है वो 10⁴ to 20⁴ होता है, जबकि जो आर बैंड होता है वो 310 to 330 नैनोमीटर एंड 2 पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण और ये अपेक्षाकृत कुछ कमज़ोर अवशोषण बैंड प्राप्त होता है और जिसके एप्सिलॉन मैक्सिमम का मान भी 100 होता है। यानी के बैंड उच्च तीव्रता वाला अवशोषण बैंड होता है, जबकि आर बैंड अपेक्षाकृत कमज़ोर कम तीव्रता वाला एक कमज़ोर अवशोषण बैंड होता है, इससे प्राप्त होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि कार्बन कार्बन द्विबंध में पाई टू पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है और कार्बोनिल समूह में पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ पाई एंटी बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग भी पाया जाता है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके कारण नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर उपस्थित है। तो जो कार्बन कार्बन द्विबंध है यानी जो डबल बॉन्ड है उसके द्वारा पाई टू पाई स्टार संक्रमण का प्रदर्शन होता है, जबकि कार्बोनिल समूह में ये पाई टू पाई स्टार संक्रमण के साथ साथ जो अधिक इफेक्टिव संक्रमण है वो है N2 पाई स्टार संक्रमण। तो जब हम बात करते हैं इस इनोन की यानी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स की, अल्फ़ा ग्रुप बीटा ग्रुप, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, तो इसमें द्विबंध के कारण इनके अतिव्यापन से पाई और पाई स्टार के अतिव्यापन से पाई 1 और पाई 2 नए बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं, जबकि इसके साथ साथ पाई 3 स्टार एंड पाई 4 स्टार दो नए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कार्बोनिल में ये N इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं, यानी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करते हैं तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में या इनोन्स में संक्रमण पाई टू पाई स्टार के स्थान पर पाई 2 to पाई 3 स्टार संक्रमण के मध्य ऊर्जा स्तर अपेक्षाकृत कम हो जाता है। पाई टू पाई स्टार संक्रमण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि पाई 2 to पाई 3 स्टार के लिए संक्रमण के लिए अपेक्षाकृत
कम ऊर्जा स्तर की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से N2π* संक्रमण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जबकि उसके स्थान पर अगर N2π3* संक्रमण होता है तो उसके लिए अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से ये जो दोनों प्रकार के जो ट्रांजिशन हम देख रहे हैं कि π2 to π3* ट्रांजिशंस एंड इसके साथ साथ N2π3* ट्रांजिशन, दोनों ही प्रकार के ट्रांजिशन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः जो अवशोषण बैंड होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ की ओर विस्थापित हो जाता है, और लॉन्गर वेवलेंथ जहाँ कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ हमेशा एब्जॉर्प्शन बैंड लॉन्गर वेवलेंथ की ओर प्राप्त होता है, और जहाँ पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ पर हमेशा एब्जॉर्प्शन बैंड शॉर्टर वेवलेंथ की ओर विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि π2 to π3* ट्रांजिशन एंड N2π3* ट्रांजिशन के लिए अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः जो संगत अवशोषण बैंड है वो लॉन्गर वेवलेंथ की ओर विस्थापित हो जाता है। लॉन्गर वेवलेंथ की ओर विस्थापित होना यानी कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट उसमें पाया जाना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड जो कीटोन्स या जो इनोन्स हैं उनके अंदर चाहे π2 π* ट्रांजिशन हो या N2π* ट्रांजिशन होता है, इनके लिए अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा एब्जॉर्प्शन बैंड लॉन्गर वेवलेंथ की ओर विस्थापित हो जाता है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं लैम्डा मैक्सिमम की कैलकुलेशन की, वुडवर्ड फिशर नियम के आधार पर हम देखें तो जिस प्रकार से कॉन्जुगेटेड डाइन्स के लिए वुडवर्ड फिशर ने उनके मान को निर्धारित किया गया था, अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेटेड डाइन्स के मान को निश्चित किया था, तो उसी प्रकार से अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स चाहे वो एसाइक्लिक हो चाहे वो साइक्लिक हो, उनके पैतृक मान को निश्चित निर्धारित किया गया है और उस आधार पर इनकी कैलकुलेशन की जाती है। जैसे हम फर्स्ट देख रहे हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अचक्रीय तथा 6 सदस्यीय चक्रीय कीटोन का पैतृक मान निर्धारित किया गया है 215 नैनोमीटर। इसी प्रकार से अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अचक्रीय तथा 5 सदस्यीय चक्रीय कीटोन का पैतृक मान है 202 नैनोमीटर। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का पैतृक मान है 207 नैनोमीटर। अब यदि इनके अंदर कुछ इंक्रीमेंट्स इसमें डाले गए हैं, अगर ऐड किए जाते हैं तो उसके लिए उनके लिए कुछ नैनोमीटर यानी कुछ लैम्डा की वैल्यू को उसमें ऐड कर दिया जाता है। जैसे ए डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है वहाँ पर, तो 30 नैनोमीटर उसमें प्लस कर दिया जाता है। तथा अगर उसमें प्रत्येक एल्काइल समूह या रिंग रेजिड्यू वाले अवशेष है, अल्फ़ा के साथ है तो 10 + 10, बीटा के साथ है तो +12 और गामा या और उच्च विस्थापित है तो +18। इसी प्रकार से ऑक्सोक्रोम्स की ये जो लिस्ट है इसमें भी आप देख रहे हैं कि इनके लिए भी अलग अलग वैल्यू यहाँ पर प्लस की जाती है। अल्फ़ा के लिए प्लस OH समूह में अल्फ़ा के लिए +35, बीटा के लिए +30, गामा के लिए +50। तो इसी प्रकार से अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो +5 और होमो एनुलर डाइन है तो +39। तो डिफरेंट ऑक्सोक्रोम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन जिनके साथ वो जुड़े हैं अल्फ़ा बीटा गामा, इनके साथ ये वैल्यूज़ अलग अलग मूल जो इनका पैतृक मान है उनमें प्लस करके और उसके पश्चात लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर आप एक सॉल्वेंट्स और उनकी
जो संशोधन मान है उनको आप देख रहे हैं, तो मेथनॉल और एथेनॉल के अलावा जो अन्य सॉल्वेंट्स लैम्डा मैक्सिमम की गणना अगर उसमें करते हैं तो विलायक में उस मान को घटाना पड़ता है। तो ये इस प्रकार से एक ये टेबल दिया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा देख लें। अब हम कैलकुलेट करते हैं लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है मेसिटिल ऑक्साइड। मेसिटिल ऑक्साइड आप देखें, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड जो कीटोन है, आप देखें इसका जो मूल मान है 215 नैनोमीटर। 2 बीटा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये यहाँ देखें आप, 2 बीटा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो दोनों के 12 नैनोमीटर, तो 24, तो कुल जो वैल्यू हो गई है ये है 239 नैनोमीटर। इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू 237 के बहुत नज़दीक है। इसी प्रकार से आप सेकंड एग्जांपल देखें, मूल मान इसका भी 215 है। 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर जुड़े हैं, 2 बीटा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आप देख रहे हैं, तो उनसे इस प्रकार से कुल जो है ये 239 नैनोमीटर है। इसी प्रकार से अगर हम और अन्य एग्जांपल्स को देखें तो इस स्ट्रक्चर में आप देखें, मूल मान इसमें 215 नैनोमीटर, बीटा एल्काइल प्रतिस्थापी और डेल्टा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी है इसमें, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है, तो उनके सब के जोड़ के इस प्रकार से ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है 280 नैनोमीटर। तो इस प्रकार से ये जो अन्य उदाहरण आपके सामने हैं कि लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इनकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बिल्कुल लगभग समान होती है। अतः इस नियम के आधार पर हम इनकी वैल्यू का कैलकुलेट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक है, वो है स्टेरिक इफ़ेक्ट इन यूवी स्पेक्ट्रा। सिस और ट्रांस, जब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उनको किस प्रकार से हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर हम उन्हें किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। तो किसी भी अवशोषण बैंड की स्थिति तथा तीव्रता कॉन्जुगेटेड सिस्टम की लंबाई पर निर्भर करती है। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम की लंबाई अधिक है तो जो वेवलेंथ तथा मोलर अवशोषणांक का मान भी अधिक होगा, परंतु अणु में स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण कई बार कॉन्जुगेशन की लंबाई कम हो जाती है तथा जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो शॉर्टर वेवलेंथ की ओर विस्थापित हो जाता है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम देखते हैं तो 2 प्रकार के आइसोमर होते हैं, जिसमें सिस और ट्रांस। तो जो ट्रांस आइसोमर की तुलना में, जो सिस आइसोमर की तुलना में ट्रांस आइसो त्रिविम विन्यासी बाधा अधिक होती है। जो ट्रांस आइसोमर होता है अधिक समतलीय होता है, इसलिए ट्रांस आइसोमर में पाई टू पाई स्टार संक्रमण उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर खिसक जाता है और इसका मोलर अवशोषणांक भी अधिक हो जाता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल सिनेमिक एसिड, सिस में यह 268 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन बैंड का प्रदर्शन करता है, जबकि यही अगर ट्रांस में देखें तो 278 नैनोमीटर पर ये इसका प्रदर्शन एब्जॉर्प्शन बैंड इसका प्राप्त होता है। इसका कारण वही है कि जो इसमें पाई टू पाई स्टार जो संक्रमण होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ की ओर खिसक जाता है, विस्थापित हो जाता है।
इसी प्रकार से स्टिल्बीन का एक एग्जांपल है जिसमें आप सिस में आप देखें 278 नैनोमीटर पर, जबकि अगर ट्रांस में हम देखते हैं तो 294 नैनोमीटर पर ये एब्जॉर्प्शन बैंड का प्रदर्शन करता है। यानी अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अवशोषण बैंड को भी हम स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर सिस और ट्रांस का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के सहयोग से सिस और ट्रांस के अवशोषण बैंड को हम बता सकते हैं कि किस में लॉन्गर वेवलेंथ की ओर तथा किस में यह शॉर्टर वेवलेंथ की ओर एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होगा। थैंक यू।